नमस्कार साथियों, उत्कृष्ट क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के उपस्थित होते हैं, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, बहुत सारी बात करते हैं। उसकी सभी टॉपिक से संबंधित जितनी भी बारीकियां हैं, उन सभी बारीकियों को एक एक कर हम समझने का प्रयास करते हैं। और साथ ही मेरा ये प्रयास रहता है कि हमारे इस सेशन के अंतर्गत वो सभी बातें कवर कर ली जाए, जिससे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की थोड़ी सी भी संभावना हो। जिनकी बहुत अधिक संभावना होती है वो तो कवर होंगे ही होंगे, लेकिन अगर जिसकी थोड़ी सी भी संभावना है किसी प्रश्न के पूछे जाने की, तो मेरा ये प्रयास है कि वो भी मेरे सेशन से बाहर ना जाए। ठीक है, तो इस पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए आप बहुत ही ध्यान से देखिए, और देखने के बाद आप खुद ही यह निर्णय लेने की स्थिति में होंगे कि इस टॉपिक से अगर कोई सवाल आएंगे तो आप उसको सही आंसर करने की स्थिति में होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो है रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है दोस्तों, यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। यह टॉपिक जो है, ये रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये रॉलेट एक्ट जो है दोस्तों, और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको हमने एक साथ कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो यह रॉलेट एक्ट जो था, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि जो भारतीय आमजन थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, उनको पीड़ा पहुंचे, उनके राष्ट्रवादी विचार को जो है रोकने का जो है प्रयास किया गया था। तो कहीं ना कहीं भारत के आंदोलनकारियों को, राष्ट्रवादियों को जो है प्रताड़ित किया जाना इस रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था। और इस एक्ट के माध्यम से जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जो है अंग्रेजी सरकार की निष्ठता जो है, बर्बरता जो है, वह दुनिया के सामने निकल करके आई दोस्तों। तो इस टॉपिक को बहुत ही अंदर तक जाके हम समझने का प्रयास करेंगे। ये जलियांवाला बाग का स्मारक है दोस्तों। ये जलियांवाला बाग कहाँ पे है? जलियांवाला बाग है अमृतसर में। अमृतसर में है, पंजाब के अमृतसर में है जलियांवाला बाग। ठीक है, तो यह जो है स्मारक वहीं का है, जलियांवाला बाग का। ठीक है, अब समझते हैं बारी बारी से एक एक चीजों को। सभी बारीकियों पे हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। आज का ये सेशन बहुत ही रोचक होने वाला है, और इस बात का मैं आश्वासन देता हूं कि अगर इस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे तो वो आज के इस सेशन में आपको मिलने वाले हैं। इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से देखना है दोस्तों। ठीक है, रॉलेट एक्ट को जो है दोस्तों काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका जो ऑफिशियली, अगर इसके औपचारिक नाम की अगर हम बात करें, तो रॉलेट एक्ट का जो औपचारिक नाम था वो था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। क्या था? अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। ठीक है ना, 1919। यह 1919 ईस्वी की बात है दोस्तों। ठीक है, इसके पृष्ठभूमि की पहले बात करते हैं कि यह अधिनियम जो लाया गया था तो किसने सिफारिश की थी, किस कमिटी ने? ठीक है ना, किसके द्वारा जो है इसे पुश किया गया था, बढ़ावा दिया गया था, और इस तरह के प्रावधान शामिल किए गए थे अपने रिपोर्ट में। तो एक जज थे, ठीक है, सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट जो एक ब्रिटिश जज थे, उनकी अध्यक्षता में एक सेडिशन कमिटी जो है गठित की गई थी दोस्तों। ठीक है ना, जो अपनी रिपोर्ट कब दिया? 1918 में। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में क्या किया गया? एक सेडिशन कमिटी को गठित किया गया दोस्तों। ठीक है, सेडिशन कमिटी, इसे ध्यान रखेंगे, यहां से परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, सेडिशन कमिटी का गठन हुआ। जो इसको लीड कर रहे थे वो कौन थे? सर सिडनी रॉलेट। ठीक है, और उन्होंने 1918 में जो है अपनी सिफारिश की, और उन्हीं के सिफारिशों के आधार पे इस रॉलेट एक्ट का जो है को अधिनियमित किया गया। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को जो है प्रभावी बनाया गया दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या था इस एक्ट का? इस एक्ट का उद्देश्य था कि जो प्रथम विश्व युद्ध के भारत रक्षा अधिनियम, प्रथम विश्व युद्ध जैसा कि आप जानते हैं कब शुरू हुआ था? 1914 में। और कब तक चला था? 1918 तक।
तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत रक्षा अधिनियम 1915 जो बनाया गया था, उसमें जो दमनकारी नीतियां अंग्रेज सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो बनाई गई थी, उसी को आगे कंटिन्यू करना। ठीक है ना, मतलब क्या क्या चीज समझ में आई कि यह जो कानून है, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, काला कानून के नाम से जानते हैं, तो ऐसा नहीं कि पहली बार अभी आया था। इस तरह के दमनकारी कानून इससे पहले भी थे। ये चीज निकल के आ रही है कि जैसे विश्व युद्ध चल रहा था, तो 1915 में जो है भारत रक्षा अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा जो है बनाया गया था। तो उसी भारत रक्षा अधिनियम को जो है दोस्तों जो है कंटिन्यू करने के उद्देश्य से इस रॉलेट एक्ट को फिर से बनाया गया था। ठीक है ना, और जैसा कि हमने अभी बताया कि रॉलेट एक्ट जो थे, सिडनी रॉलेट, ये कौन थे? ये एक ब्रिटिश जज थे। ठीक है ना, और सेडिशन कमेटी की सिफारिश पे, जिसे हम राजद्रोह समिति के नाम से भी जानते हैं, यह कहा गया था कि 1918 ईस्वी में उन्होंने जो रिपोर्ट दी, तो उसी के आधार पर इस भारत रक्षा अधिनियम को जो है दोस्तों आगे कंटिन्यू किया जाएगा। इसे ध्यान रखेंगे। इसमें क्या प्रावधान थे दोस्तों? क्यों ये रॉलेट एक्ट के लिए भारतीय राष्ट्रवादियों ने इतना हल्ला मचाया था? कारण क्या था? कुछ तो विशेष रहा होगा, और वो विशेष यह था, इस तरीके से राष्ट्रवादियों को, क्रांतिकारियों को दबाने का प्रयास किया गया था इसके माध्यम से कि भले ही कोई व्यक्ति का अपराध साबित ना हो, अगर किसी व्यक्ति ने, जिसके ऊपर कोई चार्ज लगा दिया गया कि तुमने अमुक अपराध किया है, तो बिना अपराध के साबित हुए जो है 2 साल तक जो है जेल में उस व्यक्ति को बंद रखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कब तक? 2 वर्ष तक, मिनिमम 2 वर्ष तक जो है जेल में किसी व्यक्ति को बंद करके रखे जाने का प्रावधान जो है इस रॉलेट एक्ट के माध्यम से किया गया दोस्तों। ठीक है ना, कि अब जिसको मन किया, जो नेतागिरी कर रहा है, जो राष्ट्रवादी विचारों को फैला रहा है, जो राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभा रहा है, अंग्रेज सरकार का मन करेगा तो सीधे उसको उठाकर क्या करेगा? जेल में ले जाकर बंद कर देगा। और 2 साल तक तो उस पर कोई सुनवाई ही नहीं होनी है, कुछ बात ही नहीं होना है 2 सालों तक दोस्तों। ऐसा प्रावधान रॉलेट एक्ट के तहत जो है वो किया गया था। इसलिए जो भारतीय लोग थे, जो आमजन थे, वो इस रॉलेट एक्ट को जो है न अपील, न वकील, न दलील नाम से संबोधित किया। ठीक है ना, न अपील, न वकील और न दलील। मतलब अगर किसी को अंग्रेजों ने उठा लिया, उठा करके जेल में बंद कर दिया, तो जो उसके परिजन हैं या जो उसके सहयोगी हैं, वो कम से कम 2 साल तक उस व्यक्ति के लिए, उस पीड़ित व्यक्ति के लिए तो कभी अपील भी नहीं किसी न्यायालय में जो है कर सकता है, न ही किसी वकील से पैरवी करा सकता है, न कोई दलील दिला सकता है। इतनी क्रूर बातों को जो है इस रॉलेट एक्ट के अंदर जो है शामिल किया गया था दोस्तों। अब पता चल गया होगा आपको, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों रॉलेट एक्ट जो है इतना महत्वपूर्ण हो गया परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है ना, यह जो है काला कानून के रूप में इसे संबोधित किया जाता है। उसका यही कारण है कि 2 साल तक उठाओ, ले जाके जेल में बंद कर दो राष्ट्रीय आंदोलन को। अब मान लो 1 मिनट के लिए सपोज करो कि ऐसा हो सकता था ना कि जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, किसी भी व्यक्ति को, XYZ किसी भी बड़े नेता को उठा करके जेल में अंग्रेज बंद कर दे, 2 साल तक न अपील, न वकील, न दलील, हो गया। अब 2 साल के बाद अगर नेता ही 2 साल के लिए जनता के बीच में न रहे, अपने समर्थक के सहयोगियों के बीच में न रहे, तो उस जनता का, उस आंदोलन का, उस सहयोगी का क्या असर होगा दोस्तों? अंदाजा लगाया जा सकता है। तो यही उद्देश्य था अंग्रेजों का इस रॉलेट एक्ट को लाने के पीछे। तो इसके विरोध में जो है केंद्रीय विधान परिषद से जो है दोस्तों, केंद्रीय विधान परिषद, जिसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है, तो केंद्रीय विधान परिषद से मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मजहरुल हक ने विरोध स्वरूप इस्तीफा दे दिया था। कौन कौन व्यक्ति? मदन मोहन मालवीय, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मजहरुल हक, इन तीनों व्यक्ति ने इस रॉलेट एक्ट के विरोध स्वरूप जो है इस्तीफा दे दिया था अपना। कहां से? केंद्रीय विधान परिषद से दोस्तों। अब यहाँ पे जिन्ना का नाम आता है। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुनते ही आपके जहन में ये बात आती होगी कि अरे ये तो पाकिस्तानी थे।
पाकिस्तान के समर्थक थे। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने क्यों इस्तीफा दे दिया? तो इसके कारण थे दोस्तों, इस समय तक मतलब वर्ष 1919 ईस्वी तक जो है मोहम्मद अली जिन्ना भी एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में शामिल थे, ठीक है ना। इस समय तक मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करते थे दोस्तों, ठीक है। इस समय तक सांप्रदायिक विचारों से ये प्रभावित नहीं हुए थे, इसलिए अंग्रेजों के इस काला कानून का इन्होंने भी विरोध किया था दोस्तों, ठीक है ना। बाद में परिस्थितियां बदली और किस प्रकार सांप्रदायिक तत्वों का जो है इनके व्यक्तित्व में समावेश होता चला गया, वो आगे हम किसी टॉपिक में डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि यह रॉलेट एक्ट टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा जो देशव्यापी सत्याग्रह शुरू किया गया था, पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन, उसकी। महात्मा गांधी, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? 1917 का चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? 1917 ईस्वी में आयोजित चंपारण सत्याग्रह। ये चंपारण कहाँ है? बिहार में है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से महात्मा गांधी जो है पहली बार व्यापक स्तर पे चर्चा में आए थे 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह में। जब उन्हें सफलता मिली तो ये महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था, लेकिन यह नील बंगन मालिकों से ये लड़ रहे थे इस सत्याग्रह के दौरान। उसके बाद 17 के बाद अगर हम 18 की बात करें, 17-18 में जो है खेरा आंदोलन हुआ था, वो महात्मा गांधी के द्वारा जो है शुरू किया गया पहला सफल किसान आंदोलन था, ठीक है ना, जिसमें महात्मा गांधी ने डायरेक्ट अंग्रेज सरकार से जो है आमने सामने की टक्कर ली थी और सत्याग्रह किया था, जो भी सफल हुआ था दोस्तों, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का देशव्यापी पहला जो है यह राष्ट्रीय आंदोलन में उनका ये सत्याग्रह था, रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। और इसे जो है कब शुरू किया गया दोस्तों? तो इसे 6 अप्रैल 1919 को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 6 अप्रैल 1919 को शुरू किया गया। रॉलेट सत्याग्रह नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये रॉलेट एक्ट के विरोध में ही होगा, ठीक है। तो इस रॉलेट सत्याग्रह को जो महात्मा गांधी ने शुरू किया, तो इस रॉलेट सत्याग्रह को संचालित करने के लिए जो है रणनीतिक रूप से कहां से उसको जो है ड्राइव किया जाता था, चलाया जा रहा था, तो वो बंबई से जो है रॉलेट सत्याग्रह को चलाया जा रहा था। इसके लिए महात्मा गांधी ने इस रॉलेट सत्याग्रह को चलाने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया दोस्तों? सत्याग्रह सभा का गठन किया। किसका गठन किया? सत्याग्रह सभा का गठन किया, ठीक है ना। कब किया? 24 फरवरी 1919 को, ठीक है। 24 फरवरी 1919 को महात्मा गांधी ने क्या किया? सत्याग्रह सभा का गठन किया, ठीक है। और इसी सत्याग्रह सभा के बैनर के तले जो है बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। इसे ध्यान रखेंगे, परीक्षा में स्थान के बारे में पूछा जा सकता है। कब स्थापना हुई? 24 फरवरी 1919 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ से परीक्षा में सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। कहाँ पे स्थापित हुई थी? तो बम्बई में स्थापित हुई थी, ठीक है। और रॉलेट सत्याग्रह के लिए जो है इसी के बैनर तले जो है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का काम किया था, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था दोस्तों। और यह रॉलेट सत्याग्रह जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, वो कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो 6 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ था। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछ लिए जाते हैं कई बार, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की। इसमें अंग्रेजों ने अपनी बड़ी निष्ठता दिखाई थी, बर्बरता दिखाई थी दोस्तों। यहाँ जो आपको ये निशान जो दिख रहे हैं दोस्तों, ये निशान, जितने भी निशान आपको ये दिख रहे हैं, ये चौकोर निशान जो आपको दिख रहा है, ये उन गोलियों के निशान हैं जो अंग्रेज सिपाहियों के द्वारा भारतीयों के ऊपर चलाए गए थे दोस्तों। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रमाण आज भी जो है अमृतसर के जलियांवाला बाग में मौजूद है। ये गोलियां आपको दिख रही हैं, ये सिर्फ एक दीवार पे लगी हुई गोलियां हैं,
इस तरीके से बाग के अंदर जहां हजारों लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाले बाग के अंदर, तो वहां पे क्या हाल रहा होगा, अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। ये उदाहरण है अंग्रेजों की बर्बरता का, अंग्रेजों की विभत्सा का उदाहरण है दोस्तों। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब देखिए, एक गौर करने वाली बात है कि पहले क्या हुआ, रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट आने के बाद जो है लोगों ने विधान परिषद से इस्तीफा दिया, केंद्रीय विधान परिषद से इस्तीफा दिया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का जो है गठन किया 1919 में ही, ठीक है। क्यों? रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने तो एक अलग ही कांड कर दिया। अंग्रेजों ने 13 अप्रैल को 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा के बैनर तले जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है उन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया, और अंग्रेजों ने 13 अप्रैल 1919 को अपनी बर्बरता दिखाते हुए जो है एक नया कांड कर दिया। अब इस कांड के बारे में जो है हम बहुत ही विस्तृत तरीके से जानने वाले हैं दोस्तों। तो इस स्थिति को ध्यान रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को, और यह जो है यह उदाहरण है अंग्रेजों की बर्बरता का, अंग्रेजों की निःशंसता का, कि कैसे उन्होंने निर्दोष लोगों पे जो है गोलियां बरसाई थी। ये दृश्य दिख रहा है दोस्तों, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी निःशंसता की होगी अंग्रेजों ने, कितनी बर्बरता की होगी अंग्रेजों ने इन निहत्थे लोगों के साथ पंजाब के अंदर, जलियांवाला बाग के अंदर, ठीक है ना। लेकिन चूंकि 1919 में ये घटना होती है, 1947 में भारत आजाद हुआ, तो मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 1919 में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी जो है अंग्रेजी शासन यूं ही भारत से नहीं गया, फिर भी बना रहा 1947 ईस्वी तक, ठीक है दोस्तों। अब इसके कारण की हम चर्चा कर लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारणों की अगर हम बात करें तो क्या हुआ था कि जो तात्कालिक कारण थे वो क्या थे कि पंजाब के दो लोकप्रिय नेता जो है, एक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक डॉक्टर सत्यपाल, एक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक डॉक्टर सत्यपाल की जो है अंग्रेज सरकार के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी हमने बात की ना रॉलेट एक्ट की, तो इसीलिए तो बनाया था अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट। यही उद्देश्य था रॉलेट एक्ट का कि जिसको मन करे उठाओ, जेल में बंद कर दो, ताकि राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो जाए। वो राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे दोस्तों। परिणाम सामने। अब आप इस क्रम को समझिए, क्रम के साथ अगर टॉपिक को पढ़ेंगे तो चीजें याद रहेंगी और मजा भी आएगा, रोचक बन जाएगा टॉपिक। अभी रॉलेट एक्ट आया, क्या किया अंग्रेजों ने? पंजाब के जो लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनको गिरफ्तार कर लिया। और इस दृश्य को देखिए, अभी आप इसके बारे में जानने वाले हैं दोस्तों, किस प्रकार जो है लोगों के ऊपर लोग, मतलब गोलियां लोग खा के मरे पड़े हैं, और अंग्रेज जो है, अंग्रेजी सिपाही जो है वो गोलियां बरसा रहे हैं दोस्तों। परिस्थिति क्या थी इस भीड़ के इकट्ठा होने की? जो भीड़ आपने यहाँ देखा है, ये लोग क्यों इकट्ठा हुए थे एक साथ? ये लोग बैसाखी का दिन था, बैसाखी के दिन अपने इन्हीं दो पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में बैसाखी के दिन सभी लोग जलियांवाला बाग में क्या हुए थे? इकट्ठा हुए थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे, और शांतिपूर्ण तरीके से ही वो लोग वहां पे जो है भीड़ जमा हुई थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने अमृतसर शहर के अंदर जो है मार्शल लॉ लागू कर दिया था। क्या कर दिया था? मार्शल लॉ लागू कर दिया था दोस्तों। लेकिन इसकी जानकारी जनता को नहीं थी। अब सरकार अगर कोई कानून बनाता है, ये बात हम 1919 की कर रहे हैं, अगर हम अभी 2026 की भी बात करें, तो अगर सरकार कोई अधिसूचना जारी करती है, कोई निर्देश निकालती है, तो कितने परसेंट लोगों तक, भारत के कितने परसेंट लोगों तक उस बात की जानकारी उसी दिन हो जाती है? एक बार सोच के देखिए। भले ही पेपर है सूचना का माध्यम,
टेलीविज़न है सूचना का माध्यम, आज के समय सोशल मीडिया है सूचना का माध्यम, लेकिन फिर भी आपके समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो देश दुनिया में जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं घट रही है उन तक वो जानकारी नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब आम लोगों को पता भी नहीं है कि भाई अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हुआ पड़ा है, तो इसलिए वो अपने लोकप्रिय नेता को जो है उनको उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो है सब लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। अब अंग्रेज डरे हुए थे भीड़ को देख के कि इससे इस घटना से पहले जो है 10 अप्रैल को रामनवमी का जो है अमृतसर में एक जुलूस निकाला गया था। उस जुलूस के अंदर हिंदू मुस्लिम सब लोग बड़े ही भाईचारे के साथ जो है उस जुलूस में शामिल हुए थे। अंग्रेज उसको देख करके भयभीत था कि अरे ये तो हिंदू मुस्लिम सब एक साथ जो है जुलूस में शामिल है, रामनवमी के जुलूस में, तो इसलिए जो है वो चाहता था कि इसे खत्म कर दिया जाए, लोग इकट्ठा ना होने पाए, इसलिए पहले तो मार्शल लॉ लगा दिया। लोगों तक मार्शल लॉ की या तो सूचना नहीं पहुंची होगी या पहुंची भी होगी तो उसको लोगों ने इग्नोर किया कि हमें तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है। लोग उस जलियांवाला बाग के अंदर चले गए। अब दिक्कत क्या था कि उस जलियांवाला बाग में जो है एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही गेट था। ठीक है, यही जो है इस घटना के इतने विभत्स होने का एक बड़ा कारण ये भी था कि उस जलियांवाला बाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक गेट था दोस्तों, जिससे लोग अंदर जा सकते थे और बाहर आ सकते थे। ठीक है, यही इस बड़े नरसंहार का एक बड़ा कारण बना कि ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर नाम के व्यक्ति ने जो है, अधिकारी ने जो है उस निहत्थी भीड़ पे जो है गोलियां चलाने का ऑर्डर दे दिया और 10 मिनट तक जहां हजारों लोग एक साथ इकट्ठा हैं, हजारों लोगों की भीड़ है, वहां पे बिना दिशा को तय किए हुए अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही है। चारों तरफ लोगों को गोलियां लग रही है, लोग गिर रहे हैं। और ये जो तस्वीर आपको ये कुआं जो दिख रहा है, हजारों लोगों के शव तो इस कुएं में मिला था दोस्तों। बाद में जब निकाला गया तो इस कुएं के अंदर से हजारों लोगों का लाश निकला था। गोलियां लगी, लोग मरे, बहुत लोग कूदते हुए जब भाग रहे थे बाहर जान बचाने की कोशिश में तो इस कुएं में गिर गए। तो हजारों लोगों की लाशें तो इस कुएं से भी निकाली गई थी दोस्तों। तो ये ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर जो था इसने गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया और 10 मिनट तक जो है दोस्तों अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। ठीक है, और इसलिए इतनी बड़ी घटना हो गई, हजारों लोग जो है शहीद हो गए दोस्तों। ठीक है, एक और बात जो की गई थी उसी समय में वो क्या कि इस हत्याकांड के बाद जो है अंग्रेजों ने क्या किया, इस हत्याकांड के बाद जो चूंकि मार्शल लॉ लगा ही हुआ था तो उन्होंने क्रॉलिंग ऑर्डर दे दिया। क्या दे दिया, क्रॉलिंग ऑर्डर दे दिया। ठीक है, अब इसके तहत क्या होता था कि भारतीयों को जो है, जो लोग थे, आम लोग थे, उनको पेट के बल सड़क पर रेंगने के लिए बोला जाता था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये कितना विभत्स दौर रहा होगा दोस्तों। एक बार कल्पना करके देखिए आप कि अंग्रेजों ने कितना विभत्स रूप अख्तियार किया हुआ था, कितनी निष्ठता भारतीयों के साथ की थी जब देश गुलाम था दोस्तों। इसलिए हमें आजादी इतनी प्यारी है, हम फिर से गुलाम नहीं होना चाहते। क्यों? क्योंकि जब देश गुलाम था तो जो शासन था वो किस किस प्रकार के कृत्य करता था, इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति को उसके पेट के बल ही चल रहा है तुमको सड़क पे, अगर ये शर्त लगा दिया जाए, ऐसा जो है आदेश जारी कर दिया जाए इस क्रॉलिंग ऑर्डर के तहत, तो वो रूप कैसा रहा होगा दोस्तों। और वो भी क्यों? क्योंकि जिस सड़क पे जो है एक अंग्रेज मिशनरी महिला थी जिसका नाम था मिस शेरवुड। क्या नाम था? मिस शेरवुड। तो क्या हुआ था कि उस रोड पे जो है इस मिस शेरवुड, चूंकि अंग्रेज मिशनरी महिला थी, तो इनके ऊपर जो है भारतीय लोगों ने, क्रांतिकारियों ने, आंदोलनकारियों ने हमला किया था। तो इसी की वजह से जो है क्रॉलिंग ऑर्डर घोषित कर दिया गया, जारी कर दिया गया, और उस सड़क से गुजरने वाले हर व्यक्ति को जो है रेल के पेट के बल जो है आगे बढ़ना होता था, नहीं तो अंग्रेज उन्हें भी गोली मार देते दोस्तों, जो इस तस्वीर में आप बखूबी देख सकते हैं। जिस समय गोलीकांड हुआ था दोस्तों, एक और सूक्ष्म बात की चर्चा करना चाहूंगा। उस समय मंच से जो है हंसराज नाम का व्यक्ति भाषण दे रहा था। कौन भाषण दे रहा था? हंसराज नाम का व्यक्ति उस समय
भाषण दे रहा था मंच से दोस्तों, ठीक है ना। ये अलग बात है कि यही व्यक्ति बाद में सरकारी गवाह भी बन गया था, और सरकारी गवाह बन गया तो सरकार ने जो है जो कार्रवाई होनी चाहिए थी हुई नहीं, उन्होंने अपने तरीके से इस मामले की जो है लीपापोती कर दी। तो यही हंसराज नाम का व्यक्ति सरकारी गवाह इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बन गया था दोस्तों। इसके बाद जांच समितियां गठित की गई। क्या की गई? जांच समितियां जो है बैठाई गई इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर, ठीक है ना। तो उसमें एक जांच समिति जो है उसका गठन अंग्रेजों ने किया था, और एक जांच समिति का गठन अपने कांग्रेस ने किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। तो अंग्रेजों के द्वारा जो गठन किया गया था हंटर आयोग, यह सरकारी आयोग था, और तहकीकात कमेटी यह कांग्रेस के द्वारा स्थापित किया गया था। हंटर आयोग अक्टूबर 1919 में गठित किया गया था, तहकीकात कमेटी जो है जून 1919 में गठित किया गया था। हंटर आयोग का अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम हंटर। और तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो कमेटी, जांच कमेटी गठित की गई थी भारतीयों की तरफ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, उसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। ये हंटर आयोग में जो तीन भारतीय सदस्यों को जो है इसमें शामिल किया गया था, वो कौन थे? चिमनालाल सीतलवार, जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान। यहाँ से परीक्षा में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। चिमनालाल सीतलवार, जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान जो थे वो इस हंटर आयोग के 3 भारतीय सदस्य थे। जबकि कांग्रेस की जो जांच कमेटी थी उसमें मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सीआर दास और अब्बास तेहबजी शामिल थे, और मदन मोहन मालवीय उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब दोनों कमेटियों ने जो रिपोर्ट दिया एक बार उसकी बात कर लेते हैं। तो हंटर कमेटी ने, हंटर आयोग ने जो रिपोर्ट दिया वो क्या दिया? उसने क्या कार्रवाई की? उसने डायर के कृत्य को एक निर्णय की भूल बोला, बताया कि ये उनके डिसीजन मेकिंग में इशू था, उसने गलत निर्णय ले लिया था और इसलिए उनको पद से मुक्त किया जाता है। अब ये तो अंग्रेज के राज में ही हो सकता था कि हजारों लोगों की जान ले ली एक गलत ऑर्डर दे करके, और उसको सिर्फ नौकरी से हटा दिया गया, पदमुक्त कर दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य में हो सकता था दोस्तों, इतना निशंस कांड, इतनी बर्बरता। जबकि जो कांग्रेस की जो जांच कमेटी थी उसने इस घटना को जो है दोस्तों, कांग्रेस की जांच कमेटी ने इस घटना को जो है दोस्तों अमानवीय और सुनियोजित कसाई खाना करार दिया था, बहुत ही अमानवीय बताया था, इसे ध्यान रखेंगे। अब जो कुछ राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया हुई थी उसकी एक बार बात कर लेते हैं। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है इस घटना के विरोध में जो है वापस कर दी थी, ठीक है ना। अपनी नाइटहुड की उपाधि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी, और महात्मा गांधी ने अपना कैसर-ए-हिंद पदक जो है वापस कर दिया था। ये महात्मा गांधी को ये कैसर-ए-हिंद पदक कब दिया गया था? जब ये प्रथम विश्व युद्ध में जो है सैनिकों के हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करते थे, सार्जेंट का काम करते थे, तो उससे प्रसन्न होकर के जो है अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। तो इस समय जो है महात्मा गांधी ने इस कैसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। इतना ही नहीं, वायसराय की कार्यकारी परिषद से सर शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया। सर शंकरन नायर ने जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। यह कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि घटना ही इतनी बड़ी थी, तो ये तो बहुत छोटी बात है इस्तीफा देना, इसमें तो कुछ भी बोलो तो वो कम पड़ जाए, ठीक है ना। इस संदर्भ में जो है विंस्टन चर्चिल का जो है बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने इस घटना को एक राक्षसी घटना कहा था। क्या कहा था? एक राक्षसी घटना कहा था विंस्टन चर्चिल ने। यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सॉरी, यह ब्रिटेन का जो है प्रधानमंत्री भी रहा था, ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने इस घटना को एक राक्षसी घटना का नाम दिया था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं जिस घटना संबंधी जो ब्रिटिश प्रतिक्रिया हुई थी। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड में था उसके अंदर डायर की प्रशंसा की गई थी और उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया था, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। और एक अखबार था मॉर्निंग पोस्ट, उस अखबार ने इस व्यक्ति के लिए, इस हत्यारे के लिए 26,000 पाउंड का जो है एक फंड भी जुटाया था दोस्तों, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अब इसके प्रतिशोध की अगर बात करें
तो प्रतिशोध लेने के लिए शहीद उधम सिंह जो है लंदन पहुंचे कि हम डायर को मारेंगे, ठीक है। तो उन्होंने 13 मार्च 1940 को लंदन में तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, तत्कालीन मतलब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो थे गवर्नर जनरल, गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर, उसकी हत्या कर दी। कब? 13 मार्च 1940 को। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये घटना कब हुई? 13 मार्च 1940 को शहीद उधम सिंह ने जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की जो है हत्या कर दी, ठीक है। और यही वो व्यक्ति थे, इनके बारे में अक्सर परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि जब जेल के अंदर इनसे इनका नाम पूछा गया था तो इन्होंने अपना नाम बताया था राम मोहम्मद सिंह आजाद। यह क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव का दोस्तों प्रतीक है। एक साहित्य की बात करते हैं जो इस घटना से संबंधित है, जलियांवाला बाग से। भारत की प्रसिद्ध कवियत्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान भारत की प्रसिद्ध कवित्री हैं। इन्होंने एक कविता लिखी जलियांवाला बाग में बसंत, यह भी इस घटना से ही संबंधित है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। इस घटना के द्वारा जो है, इस घटना ने ब्रिटिश न्याय प्रणाली के मुखौटे को उतार के रख दिया। सारी परिघटना पे हमने चर्चा की है, तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली को के मुखौटे जो उन्होंने मुखौटा पहन रखा था उसको उतार के फेंक दिया उनके व्यवहार ने, उनके आदेशों ने दोस्तों, ठीक है ना। और जो महात्मा गांधी जी एक उदारवादी थे, वो इस घटना के बाद जो है एक कट्टर असहयोगवादी बन के उभरे और इसी की परिणत हुई कि बाद में कालांतर में अगले वर्ष जो है 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जो है चलाया गया था। ये असहयोगवादी जो हुए थे, कट्टर असहयोगवादी, ये कब हुए थे? इसी घटना के बाद, महात्मा गांधी जलियांवाला बाग घटना के बाद, ठीक है। और यही घटना जो है 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन का जो है जमीन तैयार किया था दोस्तों, ठीक है ना। इसे ध्यान रखेंगे, 1920 के असहयोग आंदोलन का जमीन तैयार हुआ था यहीं से दोस्तों। अब एक बार जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको क्विक रिवीजन सीरीज में आप एक बार समझ लीजिए कि सत्याग्रह सभा और सत्याग्रह का केंद्र, सत्याग्रह सभा की स्थापना कहाँ? मुंबई में महात्मा गांधी के द्वारा। सत्याग्रह का रौले सत्याग्रह का जो केंद्र था वहीं से संचालित होता था, कहाँ से? बॉम्बे से। पंजाब का गवर्नर जो था वो कौन था 1919 में? माइकल ओ डायर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको उधम सिंह ने इंग्लैंड में 1940 में गोली मारी थी। और जो गोलीबारी का आदेश देने वाला अधिकारी था दोस्तों वो कौन था? रेजिनाल्ड डायर। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये माइकल ओ डायर और रेजिनाल्ड डायर ये दोनों अलग अलग नाम है, ठीक है ना। और ये इस रेजिनाल्ड डायर की जो है, रेजिनाल्ड डायर जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, इसकी सेरेब्रल हेमरेज से जो है 1927 ईस्वी में ही मृत्यु हो गई थी। कब मृत्यु हो गई थी? 1927 में ही मृत्यु हो गई थी। तो इस माइकल ओ डायर और रेजिनाल्ड डायर के अंतर को जरूर समझिएगा, परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ठीक है ना। और यह नरसंहार की तिथि कब थी? बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जो है दोस्तों यह घटना को जो है अंजाम दिया गया था। तो आज के इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी उस पर हमने चर्चा कर ली है दोस्तों। और अगर परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे तो वो यहीं से पूछे जाएंगे दोस्तों। आज के इस सेशन से बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूं। तो आप इस पूरे एक सेशन को जो है बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। निश्चित रूप से अगर आपके समक्ष इस टॉपिक जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट से संबंधित अगर सवाल पूछे जाएंगे तो उस सवाल का उत्तर आज के इस सेशन के अंदर है दोस्तों, ठीक है। तो मेरी यही अपेक्षा है कि इस टॉपिक से आने वाले किसी भी सवाल को आप गर्दा करके आएंगे। फिर आगे मिलते हैं एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।